भारत के लिए गौरव की बात है कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाना एमका एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ लोग सपने देखते हैं, देश सपना देखता है, लेकिन भारत की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो डीआरडीओ हो या फिर एडा हो, मैं समझता हूं कि उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया है जो किसी सपने से कम नहीं। सपनों को कैसे साकार किया, कैसे कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरी कहानी जानना, आज हम जब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, एमका बना रहे हैं, तो वो सपना भी सच होगा जैसे हमारा एलसीए का सपना सच हुआ। अभी किस स्टेज में है, किस तरह से ये एमका प्रोजेक्ट आया, किस तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं और किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडा के डीजी डॉक्टर गिरीश देवधरे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशनल डिफेंस में आपका। सर, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, उनके लिए बताइए कि किस तरह से हम अभी एमका प्रोजेक्ट को कैरी कर रहे हैं, किस स्टेज में है अभी। तो एमका का निर्माण जो हुआ है उसके पहले एलसीए का डेवलपमेंट हुआ है। उससे हमारी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हमने एक्वायर की है देश में, इंडिजिनस, जो कि थी नहीं। 20 साल पहले ये सब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में थी नहीं, वो सब टेक्नोलॉजीज़ एलसीए से आई है। और एमका एक पादान ऊपर है उससे। वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है फिफ्थ जनरेशन, जो बहुत कम देशों के पास है। यूएसए के पास है F-35 और F-22, और बाकी देश प्रयास कर रहे हैं अभी ऐसे विमान बनाने का। तो हमारा प्रयास 2009 में चालू हुआ, और इसमें हमें कोई फॉरेन हेल्प मिलता नहीं है क्योंकि सब देश उसको गार्ड करके रखते हैं टेक्नोलॉजी को। तो हमने 2009 में चालू किया इसका डिज़ाइन और कॉन्सेप्चुलाइजेशन इंडियन एयरफोर्स के साथ, और 2015 तक पहला डिज़ाइन रेडी हो चुका था। उसके बाद हम जो उसके लिए मटेरियल्स चाहिए ये एमका के लिए, क्योंकि ये रडार को अदृश्य होता है ये एयरक्राफ्ट, इसकी खूबी यही है। तो रडार उसे देख नहीं पाता है, तो उसकी वजह से वो एनिमी के टेरिटरी में जा सकता है और एनिमी को समझ में नहीं आएगा कि ये एयरक्राफ्ट है वहाँ पे। तो इसकी खूबी ये है। तो जो उसके लिए मटेरियल्स है जो रडार को एब्जॉर्ब करते हैं, रडार वेव्स को, वो बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है पूरे भारत में। डीआरडीओ लैब्स में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, सीएसआईआर लैब में, सब ने मिल के इसके मटेरियल्स का जो निर्माण है वो किया। वो अब हो चुका है और अब हम तैयार हैं ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। तो इसका अभी डिज़ाइन पूरा हो चुका है और अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी जल्दी आने वाला है, जो कि एयरक्राफ्ट बनाना चालू करेंगे। जी, अब जैसे आपने बात की कि फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में सबसे बड़ा अंतर होता है स्टेल्थ का। जो दुश्मन के रडार पे वो विमान दिखाई ना दे, दुश्मन की सीमा में अंदर तक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स कर सके। तो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स जो बहुत ही कारगर हों, एकदम प्रिसाइज हों और दुश्मन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सके, और दुश्मन ऐसी पावर वाले देशों से डरे, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि भारत शांति प्रिय देश है, कभी लड़ाई की बात नहीं करता, लेकिन ये जो भी दुश्मन हैं देश के या एडवर्सरीज़ हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की कैपेबिलिटीज़ भारत के पास हैं कि उनको चुनौती देना संभव नहीं है। तो अब जब हमारे पास इस तरह की स्टेल्थ कैपेबिलिटी आ रही है सर, तो इससे पहले मैं टेक्नोलॉजी पे जाऊँ, मैं जानना चाहता हूँ जो दूसरे देशों के विमान हैं, जैसे ख़ास करके चीन का J-21 है, 31 है उनके, और जो F-22 रैप्टर है या F-35 है, तो उनसे कैसे भिन्न होगा? क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जब हमारे जो वेपन्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं हमारी स्टेल्थ को। तो क्या आप ये वेपन बेस जो है वो किस तरह की बनाएंगे? ये एक खूबी है ये एयरक्राफ्ट में कि सारे उसके वेपन्स पेट में ले जा सकते हैं, और सिर्फ 1.5 सेकंड के लिए खोल के उसको डिप्लॉय करके वापस बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से इसका स्टेल्थ जारी रहता है। 1 सेकंड के लिए सिर्फ वेपन डिप्लॉय होते हैं, बाहर वेपन कैरी नहीं होते। ये एक बहुत खूबी है इस एयरक्राफ्ट की। और इसका जो शेप है वो भी अलग है। वो शेप स्टेल्थ के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो रडार वेव्स वापस नहीं आती, वो सब दूर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये शेप भी अलग है एयरक्राफ्ट का। तो ऐसे बहुत कम एयरक्राफ्ट है अभी। यूएसए के पास 2 प्रूवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, F-35 और F-22, और बाकी देश प्रयास कर रहे हैं। चीन प्रयास कर रहा है, रशिया कर रहा है, यूरोप में अभी चालू हो रहा है इसके लिए एफर्ट्स। अभी यूरोप हमसे पीछे है। अच्छा। तो
वेरी नाइस। तो सभी देश प्रयास कर रहे हैं और हम काफ़ी आगे हैं अभी। तो चीन से भी हम आगे हैं क्या स्टेल्थ में? चीन ने बनाया लेकिन वो पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, तो कोशिश तो सब जारी है, लेकिन हमारी भी कोशिश काफ़ी आगे है अभी। जी, अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सर, तो मेटा मटीरियल और इनविजिबिलिटी क्लॉक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत ही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ें कोई देश नहीं देगा, तो वो आत्मनिर्भर ही होना पड़ता है उसके लिए, और उसी के लिए 7-8 साल लगे हैं वो सब मटेरियल्स बनाने के लिए। और अभी हम स्थिति में है कि पूरे एयरक्राफ्ट में क्या मटेरियल यूज़ करना है ये तय हो चुका है, वो मटेरियल्स प्रूव हो चुके हैं, वो हमारे पास है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है जब हम इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो बहुत सारे देश होते हैं जो सैबोटाइज करते हैं, एस्पियोनाज करते हैं और आपकी टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमारी जो एजेंसी है, अडा है, DRDO है, जो भी इस तरह की जो भी लैब्स इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में पहले लगी रही हैं, अभी लगी हुई हैं, भविष्य में लगने वाली हैं, तो क्या वहाँ पे हम लोगों ने फुल प्रूफ प्रोडक्शन किया है? काफ़ी फुल प्रूफ किया है, और हमें भी पता है कि काफ़ी कोशिशें होती है, तो ये तो इसके लिए काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। जी, तो अब जैसे हम बात करें सर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में जैसे हमारा LCA जो मार्क 1 या मार्क 1A या मार्क 2 आएगा, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो कार्बन कंपोजिट जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उससे किस तरह से भिन्न है वो टेक्नोलॉजी, अगर आप मुझे बता पाएँ थोड़ा और डिटेल में जो आप बता सकें। एक चीज़ है कि अगर ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लें, जो कि LCA, रफाल और F-18, उनको पूरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना नहीं सकते। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए उसका शेप अलग होता है, उसका एरोडायनेमिक्स अलग होता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमने अभी हासिल की है। तो LCA 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और उसका रोल अलग है जी। ये जो AMCA कहते हैं, उसका रोल वॉर की बिगिनिंग स्टेजेस में होता है, जहाँ एनिमी के रडार सारे मौजूद हो और काम कर रहे हो, तो जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ वॉर में वो जाके ये रडार को निकाल देता है एनिमी के। उसके बाद नॉर्मल 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जाके बाकी का काम कर सकते हैं। तो अब जैसे एक होता है नेटवर्क सेंट्रिसिटी, आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी जैसे हमने एक चीनी बलून को देखा, US ने उसको बर्स्ट किया एयर में। एयरशिप्स, हाई एल्टीट्यूड एयरशिप्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिट्री बेस को, ग्राउंड पे जो मिलिट्री बेस होते हैं, अब उनको सब ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे भी क्या हम अपने विमान को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? यस, नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी तो सारे एयरक्राफ्ट में आ रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ AMCA में जाए, ये सारे 4th जनरेशन में भी आ सकते हैं, और ये UAV के साथ भी काम कर सकते हैं। मैन्ड व्हीकल, अनमैन्ड व्हीकल के साथ काम कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा पीछे रहे और अनमैन्ड व्हीकल को आगे छोड़े, जो छोटे स्लेव ड्रोन्स के साथ भी काम कर सकता है, मदरशिप ड्रोन्स के साथ काम कर सकता है, ग्राउंड के साथ। सो ये नेटवर्क कैपेबिलिटी अभी सारे एयरक्राफ्ट में आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ AMCA में तो आएगी और काफ़ी हद तक आएगी, बट ये सभी एयरक्राफ्ट में आ रही है। ये एक जो लीनियर सिस्टम्स रहे हैं उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे अपने पुराने सिस्टम्स को इंटीग्रेट करें, उनको जो लेटेस्ट सिस्टम्स हैं उनके साथ में। तो लीगेसी इश्यूज़ जो हैं आपने किस तरह से, वहाँ पे क्या चैलेंजेस थे और वो आपने कैसे उनको दूर किया? अभी ये LCA की एक खूबी है कि सारा एवियोनिक्स, सारा फ्लाइट कंट्रोल्स हमारा है, देश का है, पूरा IP अपने पास है। तो इसमें कुछ भी नया सिस्टम ऐड करना है तो बहुत आसान है। तो इसकी वजह से अभी आज भी LCA जो उड़ रहे हैं स्क्वाड्रन में, उनमें हर दिन हम कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, नए सिस्टम्स ला रहे हैं। जो इंडिजिनस सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो सब एंटर हो रहे हैं LCA में। तो ये एक बहुत खूबी है ये प्लेटफॉर्म की। ये बहुत मुश्किल है कोई इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट के साथ करना, कि हम कोई अपना सिस्टम उसमें लगाए, उसमें सालों लग जाएंगे अगर एग्री करेंगे तो भी। तो ये LCA में बहुत आसान है, 6 महीने में नया सिस्टम उड़ने लगता है LCA में। तो उसकी वजह से ये लेगेसी का प्रॉब्लम कुछ है नहीं। ये बहुत गर्व की बात है कि जो देश निडल नहीं बना सकता था, सुई नहीं बना सकता था स्वतंत्रता के समय पे, आज वो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। सारे साइंटिस्ट बहुत बधाई के पात्र हैं। पर सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जब आप लोगों ने LCA बनाया तो एक सबसे बड़ी समस्या जो होती थी कि हम जब भी कोई बाहर से विमान खरीदते थे, एक तो वो बहुत महंगे मिलते हैं हमें, और दूसरा वेपन्स हमें ख़रीदने पड़ते हैं, अम्यूनिशन ख़रीदना पड़ता है। पर LCA में हमारे को चाहे वो फॉरेन वेपन्स हो, एम्यूनिशन हो,
उसको भी हम एलसीए में यूज़ कर सकते हैं, अपने भी हम यूज़ कर सकते हैं, और यही कैपेबिलिटी मैं समझता हूँ एमका में मिलेगी। जरूर, एमका में हम फॉरेन वेपन की सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें जो इंटरनल वेपन में जो एयरक्राफ्ट के पेट में जो वेपन जाने हैं वो कस्टमाइज होने पड़ते हैं, तो वो सारे इंडिजिनस ही होंगे। ऐसे नहीं कि हम कोई बाहर से वेपन लेके लगा दें अंदर, तो वो तो पूरे इंडिजिनस ही है। लेकिन एलसीए में एक खूबी है कि ये एक एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें अमेरिकन वेपन्स है, रशियन वेपन्स है, इजरायली वेपन्स है और इंडियन वेपन्स भी है। ये कोई अदर और एयरक्राफ्ट में हो नहीं सकता है। तो अब जैसे हम एमका के वेपन्स की बात करें तो वो किस तरह के वेपन्स होंगे? क्या वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स होंगे, मिसाइल्स होंगे, उनकी रेंज क्या होगी, बियॉन्ड विजुअल्स होंगे? वो सब डिटेल्स अभी दे नहीं सकते, लेकिन यस, उनका डेवलपमेंट भी पैरेलली चल रहा है। मतलब वो भी नेक्स्ट जनरेशन होंगे? नेक्स्ट जनरेशन, सारे नेक्स्ट जनरेशन वेपन है और ये कस्टमाइज्ड है। वेरी नाइस। अगर हम बजट की बात करें सर, तो भारत सरकार आपको पूरी तरह सहयोग कर रही है, सब टाइम पे आपको बजट मिल रहा है। थोड़ा अगर उसके बारे में हमारे लोगों को बता पाएँ, जिससे देशवासी थोड़ा उनको संतुष्टि मिले कि हाँ, हमारे जो रिसर्च चल रही है वो सही डायरेक्शन में चल रही है, सरकार का सहयोग है। सरकार का बहुत सहयोग रहा है। 2009 में 90 करोड़ मिले थे ये फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये पूरा इंडिजिनस ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कोई देश को जाके पूछे कैसे करना है। तो ये 90 करोड़ था ये नया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उसके बाद 500 करोड़ हमें मिला डिज़ाइन करने के लिए, जो ड्राइंग्स बनाने हैं वो सब डिज़ाइन। अभी हमारा वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी लगभग 15,000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। तो टाइमलाइंस क्या है? इससे पहले मैं थोड़ा कॉकपिट के बारे में जानूँ। टाइमलाइंस, एमका का पूरा डेवलपमेंट प्रोडक्शन में जाने तक 10 साल लगेंगे, लेकिन उसके पहले ही इनिशियल वर्जन्स आने लगेंगे, तो 7 से 10 साल में ये स्क्वाड्रन में जाएगा। अभी बाकी जैसे चूँकि यूएस के पास तो पहले से F-22 रैप्टर है, F-35 है, चाइना भी बहुत दिनों से क्लेम करते रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो दूसरे सिस्टम्स हैं, ख़ास करके चाइनीज़ जो सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो उनकी पूरी तरह से स्टिल टेक्नोलॉजी नहीं है, हम सब जानते हैं। वो प्रोजेक्शन भले ही कुछ करें, लेकिन हकीकत वो कुछ और है, वो प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं। तो अब ऐसे में सर, क्या जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारा पहले रोल आउट हो जाएगा, या हम डिलेड है हमारा, या क्या सिचुएशन रहेगी? डिलेड नहीं, लेकिन हमारा ज़्यादा बेहतर है। ओके। तो रोल आउट तो हो जाएगा 4 साल में, और हमारा टेस्टिंग चालू हो जाएगा। एक और समस्या आती है कि चूँकि अगर हम चीन की बात करें तो उनके पास स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मास प्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से स्केल अप कर सकते हैं प्रोडक्शन को। क्या हम डेवलपमेंट के साथ में प्रोडक्शन को लेके भी ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद कहीं फिर डिलेज ना हो, इसलिए अभी एमका में एक नया मैकेनिज़्म चालू हो रहा है। एक एसपीवी बना रहा है एमका के लिए, पहले से ही डेवलपमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री भी होगा जॉइंट पार्टनरशिप में, और वो डेवलपमेंट से ही हमारे साथ रहेंगे। तो प्रोडक्शन बहुत इजी हो जाएगा और मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर सकेंगे, ये उद्देश्य है। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब हमारी सोच बहुत अच्छी है, हम बहुत ही दूरदृष्टि रख रहे हैं इस बारे में। मुझे लगता है कि जब हम एलसीए की बात कर रहे थे तो 15 साल पहले मुझे डॉक्टर पी सुब्रमण्यम साहब ने बताया था, एडा के हेड थे वो, कि उसमें लगभग 1500-1600 कंपनियां काम कर रही थी उस समय। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो एमका के साथ कितनी कंपनियां जुड़ी होंगी? वही कंपनी जो एलसीए के लिए जो कंपनियां डेवलप हो चुकी है, ये कंपनियां पहले काम नहीं करती थी इस एरिया में, वो सब डेवलप हो चुकी है एलसीए के लिए। तो पूरा इकोसिस्टम अब भारत में है, तो वो सारी कंपनियां अब एमका के लिए काम कर रही है। उनको धैर्य मिला है कि आगे और भी काम है, और वो अभी और बेहतर चीज़ें बना रहे हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन इकोसिस्टम भारत में है अभी। कंपनियां सिर्फ नहीं, इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, IITs, वो भी काम कर रहे हैं इसमें। CSIR के लैब है। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी हमारे हालिया दिनों में कोई इंडस्ट्री है जो हमारी किसी फ़ौज को, सर्विस को सप्लाई करती है म्यूनिशन, उन पे रैंसमवेयर अटैक हुआ। मैं आपसे उसका कंफर्मेशन नहीं मांगूंगा, लेकिन एक संभावना की बात करता हूं कि अगर मान लीजिए इतनी कंपनियां जुड़ी हुई हैं और उनके ऊपर अगर कोई दुश्मन देश रैंसमवेयर अटैक करता है या कोई और साइबर अटैक करता है, इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है, तो आप सिर्फ एडा या DRDO की लैब्स ही नहीं, उन कंपनियों का भी क्लासिफाइड डेटा आप उनको सुरक्षित रख पाएंगे? इसके लिए भी कोई हम बोल नहीं सकते क्या क्या चीज़ें की है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें की है कि कंपनीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाए। हम प्रोटेक्ट करते हैं कंपनीज़ के डेटा को।
वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ले रहे हैं। वो हमारे सिस्टम्स जाते हैं, हम रगड़े, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। अब मैं एक आप सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगर हम इस तरह के सिस्टम्स की बात करें, तो एवियोनिक्स की बात करें, हम कॉकपिट की बात करें, तो कॉकपिट किस तरह की होने वाली है? ये फ्लाईओवर कॉकपिट तो बहुत ही आधुनिक है, जो डिस्प्ले किया है अभी एरो इंडिया में, जो सिमुलेटर उड़ रहा है वो अमका का सिमुलेटर है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन कॉकपिट है, डिस्प्लेज काफ़ी बड़े हैं और पायलट को सारा इन्फॉर्मेशन कॉकपिट में ही मिलता है। मैं समझता हूँ सर, और ये कॉकपिट में काफ़ी AI इंट्रोड्यूस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट करके एक सॉफ्टवेयर है जो पायलट को हर समय एड करते रहता है, एक पायलट बैठे जैसे, और उसको इन्फॉर्मेशन देते जाता है और डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। तो ये एक नई चीज़ इसमें आ रही है जो आधुनिक है। एक आधुनिकता की बात करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह की सिक्योर कीज़, क्या हम उस लेवल पे काम कर पा रहे हैं? सिक्योरिटी पे भी बहुत काम चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अभी वो जो SDR है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, उससे इन्फॉर्मेशन बाहर जा रहा है, तो सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो एयरक्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो इस पर बहुत काम चालू है, काफ़ी DRDO लैब्स में इसका काम चल रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में थोड़ा, अगर आप मुझे अपना बैकग्राउंड बता पाएँ। और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, दर्शक होंगे जो दूर दराज गाँव देहात में रहते हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो भी सपना देखते हैं बड़ा साइंटिस्ट बनने का, देश के लिए, भारत माता की सेवा करने का। आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें अपने बारे में थोड़ा बताते हुए? मैं असल में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। IIT बॉम्बे से BTech किया और उसके बाद MTech भी किया वहाँ से। फिर मैं कंट्रोल सिस्टम में स्पेशलाइज करने लगा। उसके बाद PhD भी की कनाडा से कंट्रोल सिस्टम में। फिर जब भारत आ गया PhD के बाद तुरंत, तो मैंने देखा कि LCA बन रहा है, और LCA में कंट्रोल्स, जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत में था नहीं। तो मैं उसमें गया और उसमें ही मेरा करियर पूरा बना और हम सफल रहे उसमें। और जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यंग स्टूडेंट्स के लिए भारत में अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, सारे एरियाज़ में। और भारत में अब चीज़ें बन रही है, ऐसे नहीं कि हम कॉपी करके कुछ बना रहे हैं, हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। इसलिए साइंटिस्ट को बहुत ही भारत में ही अब बहुत काम कर सकते हैं। और एक बड़ी चीज़ है, अगर मैं बाहर काम करता था तो मुझे ये काम कभी नहीं मिलता था, क्योंकि ये बहुत ही कोर वर्क है जो बाहर के देश फॉरेनर्स को नहीं देते, फॉरेनर्स को साइड में रखते हैं। तो इंडिया में रहने से ही मुझे ये काम करने का मौका मिला, और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम हम डेवलप कर चुके हैं और इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सका। बिल्कुल। देखिए, पूरी दुनिया में जब टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम चल रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं अपने कमर्शियल या और दूसरे रीजन्स की वजह से, ऐसे में हम चीन की तरह नहीं है जो कॉपीकैट वेपन्स बनाएं, रिवर्स इंजीनियरिंग करें। भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही मजबूत नींव पर टिकी है। हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं उनके गहन परिश्रम का नतीजा है, बहुत बड़ी सोच है, रात दिन एक किए हैं। तो जो आपका विश्वास है आत्मनिर्भरता पर, वो बहुत ही अटूट है। मैं समझता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश को बहुत बड़े सपने साकार करने में मदद देगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो फ़ौजें हैं वो भी बड़ी रिसेप्टिव हैं, एम्ब्रेस कर रही हैं टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्विंग होती है। आज हम अपनी टेक्नोलॉजी को अगर डिनाई करते हैं और विदेशी में भी थोड़ी आगे हैं, हमसे एडवांस होगी, अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि फिर हम आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। पर आज माहौल बदला है, क्योंकि मैं समझता हूँ राजनीतिक सामाजिक सोच बदली है, आर्थिक सोच बदली है, और इसी का नतीजा है कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका जैसा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली आगे ले जा पा रहे हैं। सारे वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं इसमें, जो हमारी फ़ौजों के लोग लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ वो सब बधाई के पात्र हैं, और उन सभी को सादर नमन है नेशनल डिफेंस की तरफ से और सारे व्यूअर्स की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।